हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर आज हम जो हमने पीछे टॉपिक छोड़ा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो थोरेसिक एओर्टिक रप्चर था यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो हमारी जो अगली क्लास है इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एओर्टिक डाइसेक्शन के बारे में। देखिए, जो एओर्टिक डाइसेक्शन है इसकी सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए, फिर हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एओर्टिक डाइसेक्शन एक बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें एक टीयर आ जाता है। टीयर क्या होता है हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ब्लड वेसल है इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। तो आप सबको पता है, बच्चों वाली बात है, कि हमारी जो ब्लड वेसल है इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड इंटीमा। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड इंटीमा। फिर जो आपकी इसके बाद वाली लेयर आती है उसको हम क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड मीडिया। इसको हम क्या कहते हैं? मीडिया। और जो आपकी तीसरी लेयर होती है जो सबसे बाहर होती है दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशिया। इसको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशिया कहते हैं। अब होता यह है कि एओर्टिक डाइसेक्शन के अंदर सबसे पहले तो आपका जो इंटीमा होता है ना, इंटीमा जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इसके ऊपर एक हल्का सारा क्या आ जाता है? एक छोटा सा टीयर आ जाता है, लॉन्गिट्यूडनल टीयर आ जाता है। मतलब कि इसके अंदर एक सुराख हो जाता है। ये जो टीयर है इससे होता यह है कि आपका देखिए यहाँ पे ब्लड है ना, तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड विल गो इनटू द एंटीमा। ब्लड क्या करेगा? आपकी एंटीमा के अंदर जाएगा और एंटीमा और मीडिया के दरमियान करना क्या करना शुरू कर देगा? फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इट इज कॉल्ड एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन क्या होती है इसको हम समझते हैं। देखें, इसमें ये होता है देयर इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल टीयर इन द लॉन्गिट्यूडनल टीयर इन द इंटिमा, ठीक है, इन द इंटिमा ऑफ एओर्टा। जो आपकी एओर्टा है उसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल टीयर बनता है दैट फॉर्म्स, जिससे क्या होता है? एक फाल्स ल्यूमन बन जाता है। दैट फॉर्म्स अ फाल्स ल्यूमन, जिससे आपके अंदर एक फाल्स ल्यूमन बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? एओर्टिक डाइसेक्शन। इट इज कॉल्ड एओर्टिक डाइसेक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है, इसका एक एमसीक्यूज भी आता है कि इसमें सबसे बड़ी वजह क्या होती है, कि आपके अंदर एओर्टिक डाइसेक्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो आपने याद रखना है कि अगर हम इसके कोजेस की बात करें तो इसके कोजेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। देखें, इसमें या तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या हो सकती है कि आपके अंदर हाइपरटेंशन हो गई है। हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एओर्टिक डाइसेक्शन। लेकिन किन के अंदर? जो लोग ओल्ड पीपल होते हैं। ठीक है, तो ओल्डर पीपल के अंदर, ओल्डर पेशेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज है एओर्टिक डाइसेक्शन की वो तो हाइपरटेंशन है। बट अगर हम बात करें इसकी सेकंड कोज की, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, अभी हमने पढ़ा अभी पीछे कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसमें हमने अभी पीछे पढ़ा दैट इज द एओर्टिक एनोरिज्म। तो इसी के अंदर भी आपने कहना है कि अगर एक यंग पेशेंट के अंदर हम बात करें तो यंग पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन काज है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। लेकिन जो ओल्ड पेशेंट है उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन वजह है आपके एओर्टिक डायसेक्शन की वो तो क्या है? वो तो आपका हाइपरटेंशन है। ठीक है, ये आपने इसके अंदर देख लेना है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें ना एक हाई स्ट्रेस पॉइंट्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक हाई स्ट्रेस पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? देखें, आपने कहना है एक हाई स्ट्रेस पॉइंट है वो क्या होता है? प्रोक्सिमल 10 सेंटीमीटर ऑफ एओर्टा। देखिए, आपकी एओर्टा का जो प्रोक्सिमल 10 सेंटीमीटर होता है ना, प्रोक्सिमल 10 सेंटीमीटर, ये एक हाई स्ट्रेस पॉइंट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है? स्ट्रेस होता है। तो अगर यहाँ पे क्या हो? प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से कोई वीकनेस हो, और ये चूंकि एक हाई स्ट्रेस पॉइंट है तो इस पॉइंट के अंदर जो प्रोक्सिमल 10 सेंटीमीटर है ना, पहले से मतलब इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, और अगर ऊपर से कोई वीकनेस आ जाए तो यहाँ पे आपको एओर्टिक डायसेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपने इसके अंदर देखना है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा, जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है इसमें कौन सी मतलब सबसे कॉमन वजह है? तो इसकी अगेन वही वजह डेट इज कॉल्ड मारफान सिंड्रोम। जो मारफान सिंड्रोम है हम आगे जाके पढ़ेंगे बायोकेम के अंदर कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, और इसके अंदर आपके जो एओर्टिक डाइसेक्शन और एओर्टिक एनोरिज्म इन दोनों के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा, इसके अंदर हमें प्रेजेंटेशन क्या मिलेगी? तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस डिजीज। तो इसमें आपने याद रखना है, जब भी किसी को क्या बनती है, किसी को एओर्टिक डाइसेक्शन होती है तो उसके अंदर शार्प पेन होगी, बड़ी तेज पेन होगी। ठीक है, तो शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन, उसकी छाती के अंदर क्या होगा? शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन होगी। ठीक है, तो शार्प टेयरिंग चेस्ट पेन होगी, और ये जो पेन होगी, दिस पेन विल रेडिएट, ये क्या करेगी? ये आपकी जो पेन होती है, दिस पेन विल रेडिएट टू द बैक। ठीक है, ये क्या करती है? ये आपके बैक की तरफ रेडिएट करती है। लेकिन मैंने एक बुक पे पढ़ा था कि जो ये वाली पेन है ना, ये ज्यादातर हमारे स्कैपुला की तरफ रेडिएट करती है। ठीक है, स्कैपुला की तरफ। लेकिन चूंकि फर्स्ट एड ने बैक लिखा हुआ है तो आप भी बैक याद करेंगे कि इट रेडिएट टू द बैक। और इसमें क्या होता है? इसके अंदर हमें अनइक्वल, ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा?
अनइक्वल बीपी ऑन बोथ आर्म्स, हमारे दोनों बाजुओं के अंदर जो बीपी होगा वो भी क्या होगा, अनइक्वल होगा, और इसमें हमें शार्प टेयरिंग पेन मिलती है जो हमारी पीछे स्कैपुला की तरफ क्या करती है, रेडिएट करती है। उसके अलावा इसमें जब हम एक्सरे करेंगे तो एक्सरे पे हमें क्या मिलेगा, एक्सरे के ऊपर हमने अभी अभी पीछे भी पढ़ा है कि जब हमारी थोरेसिक एओर्टा रप्चर करती है तब भी हमारी मीडियस्टिनम वाइड हो जाती है, तो इसके अंदर भी क्या मिलता है, मीडियास्टिनल वाइडनिंग। आपकी जो मीडियास्टिनम होगी वो क्या हो जाएगी, वो वाइड हो जाएगी, तो मीडियास्टिनल वाइडनिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपने मेन बात ये याद रखनी है कि जो एओर्टिक डाइसेक्शन का पेशेंट होता है इसमें क्या होता है, देयर इज शार्प टेयरिंग चेस्ट पेन जो आपकी बैक की तरफ रेडिएट करती है या फिर आपकी स्कैपुला की तरफ रेडिएट करती है। उसके अलावा आपके जो दोनों बाजू होते हैं उनके अंदर आपको अनइक्वल बीपी मिलता है। ठीक है, तो अनइक्वल ब्लड प्रेशर ऑन बोथ आर्म्स। एक्सरे जब आप करेंगे तो आपको मीडियास्टिनल वाइडनिंग मिलती है, आपका जो मीडियास्टिनम होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका वाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपने इसके अंदर देख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अच्छा जो हमारी एओर्टिक डाइसेक्शन है, ये तो हमने मेन मेन बातें की है ना, जो आसान सी बातें हैं। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि इट कैन रिजल्ट इन ऑर्गन इस्कीमिया, एओर्टिक रप्चर और डेथ, इससे डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो इट कैन मतलब इसमें आपको डेथ भी हो सकती है और आपका कोई ऑर्गन वगैरह भी इसमें इस्कीमिया करवा सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इसकी ना एक क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। तो जो स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन है उसकी मदद से जो हमारी एओर्टिक डाइसेक्शन है इसको हम दो के अंदर डिवाइड करते हैं। एक ऐसी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें क्या होता है, डेट इज कॉल्ड स्टैनफोर्ड ए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड स्टैनफोर्ड ए। और जो दूसरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड स्टैनफोर्ड बी। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टैनफोर्ड बी। तो इसकी दो तरह की मतलब टाइप्स होती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जो स्टैनफोर्ड ए होता है ना, इसमें क्या होता है, आपने याद रखना है, अगर हमारी जो असेंडिंग एओर्टा है, अगर हमारी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर हमारी जो असेंडिंग एओर्टा है, अगर इसके किसी भी पार्ट के अंदर आपको डाइसेक्शन मिलती है तो ये क्या होगी, ये आपकी स्टैनफोर्ड ए होगी। लेकिन अगर हम स्टैनफोर्ड बी की बात करें तो हमारी जो डिसेंडिंग एओर्टा है ना, जो नीचे आ रही है हमारे, तो डिसेंडिंग एओर्टा के अगर किसी भी पार्ट के अंदर आपको क्या मिलती है, आपको डाइसेक्शन मिलती है, तो वो स्टैनफोर्ड बी होगी। ठीक है, एक इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का है। उसके बाद आपने दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमारे पास जो स्टैनफोर्ड ए होता है ना, हमारे पास जो स्टैनफोर्ड ए होता है इसमें सबसे जो मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है, तो आपने कहना है इट यूजुअली ओरिजिनेट इन द साइनोटोब्यूलर जंक्शन। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो सबसे ज्यादा जो स्टैनफोर्ड ए है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द साइनो ट्यूबुलर जंक्शन। ठीक है, जो आपका साइनोट्यूबुलर जंक्शन है ये वहां से यहाँ से ओरिजिनेट करती है। लेकिन अगर हम बात करें स्टैनफोर्ड बी की, तो जो स्टैनफोर्ड बी है ये ओरिजिनेट करती है क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ सब लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, क्लोज टू द, ठीक है, क्लोज टू द लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। आपकी जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है उसके बिल्कुल क्लोज से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो हमने कहा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैनफोर्ड ए होता है और एक होता है स्टैनफोर्ड बी। जो स्टैनफोर्ड ए होता है ना उसके आगे मजीद दो क्लासिफिकेशन होती हैं, टाइप 1 और टाइप ए। ये आप अपनी बुक से इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इसमें जो मेन बातें थी वो मैंने आपको लिखवा दी हैं कि जो स्टैनफोर्ड ए होता है ये असेंडिंग को इन्वॉल्व करता है, जो स्टैनफोर्ड बी होता है वो डिसेंडिंग को करता है, और जो स्टैनफोर्ड ए होता है ये आपका साइनोट्यूबुलर जंक्शन से ओरिजिनेट होता है, और जो स्टैनफोर्ड बी होता है इट ओरिजिनेट क्लोज टू द लेफ्ट सब क्लेवियन, मतलब ये आपकी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी के से बिल्कुल क्लोज ये क्या होती है, ये आपकी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स होती हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्टैनफोर्ड ए होता है ना, इसकी मजीद टू टाइप्स होते हैं, तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने मेन मेन बातें यही दो इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एओर्टिक डाइसेक्शन। बस आपने इतना याद रखना है कि एओर्टिक डाइसेक्शन की वजह क्या होती है, बड़ों के अंदर वजह क्या होती है, यंग पेशेंट के अंदर क्या होती है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। उसके बाद इसकी जो क्लासिफिकेशन है स्टैनफोर्ड ए और स्टैनफोर्ड बी, उसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो अगला सिंड्रोम है ना उसका नाम है सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। जो आपका सब क्लेवियन, ठीक है, सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसको आपको समझना पड़ेगा। सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम देखिए बड़ा आसान है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वरना ये आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। देखिए इसमें बड़ा आसान है, आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए फर्ज करें कि ये हमारी ना एओटा है, ठीक है, इसको हम आराम आराम से पढ़ते हैं। फर्ज करें कि ये हमारी एओटिक आर्च है, तो जो एओटिक आर्च है इसमें क्या होता है, इसकी तीन मतलब इस तरह आर्चीज होती हैं, ऐसी है। उसके बाद हमें पता है कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो सब क्लेविन आर्टरी है ना, देखिए फर्ज करें कि ये आपकी एक सब क्लेविन आर्टरी जा रही है, ठीक है, ये कौन सी सब क्लेविन आर्टरी है, जो हमारे लेफ्ट बाजू के अंदर जाती है, तो दिस इज योर लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी, ऐसी है। उसके बाद हमें पता है कि हमारी जो ये वाली है, ठीक है, हमारी
जो ये राइट सब क्लेविन आर्टरी है वो ये निकल रही है, ऐसे ही है, दिस इज योर राइट सब क्लेविन आर्टरी। फिर आपने याद रखना है कि होता ये है कि आपकी जो राइट और लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी है ना, इससे एक ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। इससे क्या निकलती है, इससे आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज निकलती हैं, और इस तरह ये आपकी जाती हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो वो मतलब ऊपर से दोबारा जुड़ी होती हैं, और दोबारा वो वापस आती है किसके अंदर, आपके दूसरी सब क्लेविन आर्टरी के अंदर। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आपकी ना मतलब ब्लड सप्लाई है, इस तरह ये अरेंज होता है कि एओर्टिक आर्च होती है, उसके अलावा ये आपकी लेफ्ट सब क्लेविन है, ये आपकी क्या है, राइट सब क्लेविन। उसके बाद आपकी जो आर्टरी ऊपर जा रही है, दैट इज योर वर्टिब्रल आर्टरी। ये कौन सी है, ये है आपकी राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, इट इज कॉल्ड राइट वर्टिब्रल आर्टरी, जो आपके ब्रेन के पोस्टीरियर हिस्से को सप्लाई कर रही है। और जो आपकी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है, ये आपके लेफ्ट वर्टिब्रल मतलब लेफ्ट ब्रेन के पोस्टीरियर हिस्से को सप्लाई कर रही है, ठीक हो गया। अब होता ये है कि हमारा जो ब्लड होता है ना, जब वो हमारी एओर्टा से जाता है, ठीक है, जब वो क्या करता है, जब वो हमारी एओर्टा से जाता है तो वो जाता है किसके अंदर, हमारी सब क्लेविन आर्टरी। सब क्लेविन आर्टरी से वो किसके अंदर जाता है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी। राइट वर्टिब्रल आर्टरी से वो हमारे ब्रेन के अंदर जाता है, ऐसे ही है। लेकिन होता यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो लेफ्ट सब क्लेवियन है ना, लेफ्ट सब क्लेवियन, यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है स्टीनोसिस, यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टोनोसिस। अब अगर हमारे लेफ्ट सब क्लेवियन के अंदर स्टीनोसिस हो जाती है, तो होता यह है कि हमारा जो लेफ्ट बाजू है उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो होता ये होगा ये कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो अब हमारे बाजू को तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा जो ब्लड होगा वो इस वर्टिब्रल आर्टरी से ऊपर से घूम के, मतलब कि जो हमारी राइट वर्टिब्रल आर्टरी है, यहां से वो घूम के वापस किसकी तरफ आ जाएगा, वो हमारे लेफ्ट सब क्लेवियन के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, कि जो सब क्लेवियन आर्टरी है वो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी का जो ब्लड है उसको स्टील कर रही है, उसको चुरा रही है, उसकी चोरी कर रही है। तो इसको हम थ्योरी में लिखते हैं, फिर आपको मजीद समझ आएगी। देखिए इसमें होता यह है कि सबसे पहले तो आपका क्या होगा, स्टीनोसिस होगी। तो स्टीनोसिस ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, जो आपकी सब क्लेवियन आर्टरी है उसकी सबसे पहले तो स्टीनोसिस हो जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन कहाँ पे होगी, प्रोक्सिमल टू द, ठीक है, प्रोक्सिमल टू ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, कि जहां से आपकी वर्टिब्रल आर्टरी निकल रही है उसके पहले से। मैंने आपको ये डायग्राम समझाया, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, ठीक है। होगा ये कि उसके जो बाद वाला हिस्सा है वहां पे क्या हो जाएगी, आपको हाइपोपरफ्यूजन, मतलब कि आपका जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपोपरफ्यूजन। तो इट विल लीड टू द हाइपोपरफ्यूजन। अब इस हाइपोपरफ्यूजन से होगा क्या कि आपका जो ब्लड है वो रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स, इसमें लिखा हुआ है रिवर्स ब्लड फ्लो इन इप्सिलेटरल वर्टिब्रल आर्टरी, कि इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लड है जो सेम साइड की वर्टिब्रल आर्टरी होगी ना, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका ब्लड रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, अभी आपको मेरे ख्याल समझ नहीं आएगी, फिलहाल हम इसको एक दफा लिख लें, ठीक है। देखिए होता यह है, फर्ज करें कि आपकी ना एक ये वर्टिब्रल आर्टरी है, ठीक है, ये क्या है, आपकी वर्टिब्रल आर्टरी है जो आपके दिमाग के अंदर जा रही है, ठीक है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, ये मैंने दो बना दी है, ठीक हो गया। हम सिंपल करके बनाते हैं। और आपकी ये क्या है, दिस इज राइट सब क्लेवियन, ये क्या है, आपकी राइट सब क्लेवियन है जो आपके राइट आर्म के अंदर जा रही है। और ये क्या है, ये है आपकी लेफ्ट सब क्लेवियन जो आपके लेफ्ट बाजू के अंदर जा रही है, ऐसी है। अब होता यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जो लेफ्ट सब क्लेवियन है, इसमें जहां से वर्टिब्रल आर्टरी निकल रही है ना, उसके थोड़ा सा पहले क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टीनोसिस हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टीनोसिस हो जाएगी। अब जाहिर बात है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बाजू को तो ऑक्सीजन चाहिए। तो होगा ये कि जो ब्लड हमारे ब्रेन तक जा रहा था ना, वो क्या करेगा, ब्लड हमारी राइट वर्टिब्रल आर्टरी से जाएगा, लेकिन वो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी से वापस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे बाजू को भी तो ब्लड चाहिए ना। तो अगर हमारे मतलब जो ब्रेन को ब्लड मिलना था, वही ब्रेन वाला ब्लड हमारे बाजू के अंदर आ रहा है, तो ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, शाबाश। तो आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि देयर विल बी द रिड्यूस्ड सेरिब्रल परफ्यूजन, कि ब्रेन को जो ब्लड मिलना था वो तो कम मिलेगा, तो क्या होगा, सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन, क्या होगा, सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन, कि आपके ब्रेन तक ब्लड कम जाएगा। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इस सिंड्रोम को हम कहते हैं सब क्लेवियन आर्टरी सिंड्रोम। मैं आपको ना इसको बुक से भी दिखाता हूँ एक दफा, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ कि टेक्निकल सा टॉपिक है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सीखेंगे तो बड़ी जल्दी आपको समझ आएगी। देखिए आपका जो ये वाला सिंड्रोम है, इसमें ये आपकी डायग्राम है, ठीक है, ये आपकी क्या है, डायग्राम है। अब यहाँ पे आपका ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज योर ब्रेन, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका जो ब्लड है वो आपका राइट साइड से भी ब्रेन की तरफ जा रहा है और लेफ्ट साइड से ब्रेन की तरफ जा रहा है। नॉर्मल बंदे के अंदर क्या होता है, दोनों तरफ से ब्लड जाता है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर क्या है कि जो हमारी सब क्लेविन आर्टरी है ना, अगर आप गौर करें तो यहाँ से क्या हो गई है, स्टिनोज हो गई है, तंग हो गई है। तो यहाँ पे हमारा है आर्म, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा लेफ्ट आर्म है, हमारा बाजू है।
अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बाजू के अंदर क्या होगी, हाइपोफिशियन। तो जो ब्लड होगा वो हमारा राइट साइड से जाएगा ब्रेन की बजाय, वो वापस घूम के किसकी तरफ आ जाएगा, हमारे लेफ्ट आर्म की तरफ आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब क्लेवियन आर्टरी सिंड्रोम। ये उसने लिखा भी हुआ है, इट इज द स्टिनोसिस ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी प्रोक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। कि आपके जहां से आपकी सब क्लेवियन आर्टरी से वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है, उसके प्रोक्सिमल से अगर स्टिनोसिस हो जाए तो इसको हम सब क्लेवियन सिंड्रोम कहते हैं। होता यह है कि हाइपोपरफियन हो जाती है डिस्टल टू द स्टिनोसिस, रिवर्स्ड ब्लड फ्लो इन द सेम साइड ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। मतलब सेम साइड की जो वर्टिब्रल आर्टरी होगी उसमें आपका जो ब्लड होगा वो रिवर्स हो जाएगा। रिड्यूस्ड सेरिब्रल परफियन ऑन एक्सर्शन ऑफ द इफेक्टेड आर्म, जो आपका इफेक्टेड आर्म होगा उसकी क्या हो जाएगी, उसकी रिड्यूस्ड सेरिब्रल परफ्यूजन हो जाएगी। इट कॉज आर्म इस्कीमिया, पेन, पैरास्थीजिया, वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी, मोर देन 15 मिलीमीटर डिफरेंस इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन आर्म्स। आपके दोनों बाजुओं के अंदर जो ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो तकरीबन मोर देन 15 होगा, बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। मोर देन 15 आपके ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होगा। और इसकी जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है, एथ्रोस्क्लेरोसिस के साथ, टाकायासु आर्ट्राइटिस के साथ और हार्ट सर्जरी के साथ, ठीक है। तो ये दो तीन बातें आपने इसके अंदर याद रखनी है। इसका लफ्जी मतलब ये है कि आपकी जो सब क्लेवियन आर्टरी है ना, वो आपके ब्रेन के ब्लड को क्या कर रही है, स्टील कर रही है, उसको चुरा रही है। कि जो ब्लड ब्रेन की तरफ जाना चाहिए था वो घूम घुमा के वापस हमारे सब क्लेवियन आर्टरी के अंदर आ रहा है। तो हमें क्या होगा, हमें सिंकोप होगा। तो देखिए, अगर आपके अंदर जो आपका ब्रेन है अगर उसको ब्लड कम मिलेगा तो जाहिर बात है आप सिंकोप के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन गो फॉर सिंकोप। या फिर क्या हो सकता है, आपको डेजीनेस होगी, ठीक है, आपको क्या हो सकती है, डेजीनेस हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है, इट कैन आल्सो काज इस्कीमिया, पेन, पेन हो सकती है, पैरास्थीजिया हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है। वर्टाइगो क्या होता है कि अगर आपके अंदर आप मतलब आपको इस तरह चक्कर आ रहे हैं कि आपकी जो दुनिया है वो गोल गोल घूम रही है, मतलब कि स्पिनिंग मोशन है, तो उसको वर्टिगो कहते हैं, ठीक है। तो वर्टिगो आपको हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर देख लेनी है, ये थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझना, फिर आपको ये टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला पेज है ना, उस पे आपका लिखा हुआ है एंजाइना और एमआई, ठीक है, एंजाइना और एमआई। लेकिन आपने याद रखना है कि इसको समझने से पहले ना हमें कुछ हमारी बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। तो वो बेसिक टर्म्स आज हम सीखेंगे, और इसको हम जो एंजाइना है या जो आपका एमआई है इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपका व्हाट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है। सबसे पहले हम एक हेडिंग देंगे ऊपर, इसी तरह आपने अपनी बुक पे लिखना है कि व्हाट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया। देखिए इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो हार्ट के मसल्स है ना, जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, अगर उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं स्कीमिया। देखिए आपके दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हाइपोक्सिया, ठीक है, वन इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, और एक होता है स्कीमिया। तो इनमें क्या फर्क होता है, जो हाइपोक्सिया होता है इट इज लो ऑक्सीजन। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है तो हाइपोक्सिया, मतलब आपके टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो हाइपोक्सिया। लेकिन अगर ब्लड ही कम मिल रहा है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, स्कीमिया, ठीक हो गया। अब जो आपका मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है इसकी दो टाइप्स होती है, मतलब ये दो तरह से हो सकता है। अगर तो इसकी जो पहली टाइप वो ये है कि अगर हम अपने पेशेंट को रेस्ट दें, ठीक है, अगर हम अपने पेशेंट को क्या करें, रेस्ट दें, और हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, या हम उसके अंदर कोई वेजोडाइलेटर यूज करें और हमें पेशेंट ठीक हो जाए, तो इट इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना, इट इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना। लेकिन हम हमारे पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन हमने उसको रेस्ट भी दिया, उसको वेजोडाइलेटर भी दिया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, तो देन इट इज अ सिंड्रोम, और इस सिंड्रोम को हम कहते हैं एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इसका ही नहीं पता होता कि जो एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया, कि आपके दिल के अंदर अगर जब भी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी तो मायोकार्डियल इस्कीमिया। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्टेबल एंजाइना और एक होता है एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम। जो एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम है इसकी आगे फिर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की हुई, कैसे देखें। अगर तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ईसीजी करते हैं, और ईसीजी करने पे हम पढ़ेंगे आगे जाके ईसीजी क्या होती है, ईसीजी में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो ईसीजी में अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलती है, अगर तो एसटी एलिवेशन मिलती है तो इट इज कॉल्ड स्टेमी, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेमी कहेंगे। और अगर हम ईसीजी करते हैं लेकिन ईसीजी करने पे हमें कोई एसटी एलिवेशन नहीं मिलती तो इट इज कॉल्ड नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, इसको हम कहते हैं नॉन स्टेमी या एन स्टेमी भी कहते हैं, ठीक है, एन स्टेमी। उसके बाद आपने कहना है कि इट इज द नॉन, बल्कि इसको हम इस तरह लिखते हैं कि इट इज नॉन एसटी एलिवेशन, ये क्या है आपका नॉन एसटी एलिवेशन एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम है, ठीक है। अब जो नॉन एसटी एलिवेशन एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम है ना, इसके अंदर मजीद दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती है देखें,
आपने क्या किया, आपके अंदर एसटी एलिवेशन नहीं हुई, तो इसमें जो पहली वजह आती है दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। ये भी हम इससे अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है। या फिर इसी क्लास के अंदर हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा पढ़ने की। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एक तो आता है अनस्टेबल एंजाइना, दूसरा क्या आता है, दूसरा आपका आता है एन स्टेमी। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका एन स्टेमी आता है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि आपका मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है, स्टेबल एंजाइना और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है इसको आगे हम दो में डिवाइड करते हैं, स्टेमी और एन स्टेमी में। जो एन स्टेमी है उसको आगे फिर मजीद हम अनस्टेबल और एन स्टेमी के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी क्लासिफिकेशन है जो आपने इसी तरह ही करनी है। ठीक है, अच्छा, अब आज ना हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एंजाइना। ठीक है, शाबाश, क्या होता है एंजाइना। तो एंजाइना में आपने याद रखना है, एंजाइना इज चेस्ट पेन। ये क्या होती है, अगर आपके मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से अगर आपको चेस्ट पेन हो तो इट इज कॉल्ड एंजाइना। तो एंजाइना की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि एंजाइना इज, ठीक है, ये क्या होता है, एंजाइना इज चेस्ट पेन। ये एक चेस्ट पेन का नाम है, लेकिन क्यों होती है, ड्यू टू, ठीक है, चेस्ट पेन ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, कि आपके दिल को ब्लड नहीं मिल रहा। ठीक है, आपका जो हार्ट है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ब्लड नहीं मिल रहा, तो आपका हार्ट क्या कराता है, आपको पेन करवाता है, चेस्ट पेन करवाता है। इसको हम कहते हैं एंजाइना। ठीक है, इट इज कॉल्ड एंजाइना, और इसकी बड़ी शदीद पेन होती है। और इसकी जो पेन होती है ना, वो दबाव वाली पेन होती है। मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई चीज आपकी चेस्ट के ऊपर हमने कोई बहुत ज्यादा वजन रख दिया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एंजाइना की पेन इतनी शदीद होती है कि आपको ऐसे लगता है जैसे ना किसी हाथी ने आपके छाती के ऊपर पाँव रख दिया। ठीक है, तो एंजाइना क्या होता है, इट इज द चेस्ट पेन ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, सिंपल सी बात है। अब जो एंजाइना है इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, एक होता है आपका स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, और एक क्या होता है आपका प्रिंज मैटर एंजाइना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो स्टेबल एंजाइना होता है ये क्या होता है। देखिए, स्टेबल एंजाइना भी क्या होता है, आपने कहना है कि इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, ये एक ऐसी चेस्ट पेन है ड्यू टू मायोकार्डियल एस्कीमिया। मतलब कि मायोकार्डियल का एस्कीमिया जब भी होगा तो हमें चेस्ट पेन होगी, दैट इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना। बट इसमें याद रखना है कि बट देयर इज, ठीक है, बट देयर इज नो नेक्रोसिस। ये हम कल समझेंगे भी इसके अंदर अगली क्लास के अंदर कि इस नेक्रोसिस का क्या मतलब है। देखिए, इसमें आपके जो हार्ट के सेल्स होते हैं ना, उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन वो मरते नहीं है, उनकी डेथ नहीं होती। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर नेक्रोसिस नहीं होती। ठीक है, देर इज नो नेक्रोसिस। उसके बाद आपने याद रखना है कि फिर ये होता क्यों है, तो इट इज ड्यू टू ऑक्सीजन डिमांड मिसमैच। कि हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा है, हमारे दिल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारी जो आर्टरी है वो नैरो हो चुकी है, तो हमारे दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक और पॉइंट ये देखना है कि आपके जो स्टेबल एंजाइना होता है ये क्या होता है। तो आपने कहना है कि इसमें क्या होती है, क्रोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रोनरी आर्टरी नैरोइंग, मतलब इसमें जो हमारी क्रोनरी आर्टरी होगी वो नैरो हो जाएगी। और कितनी नैरो हो जाएगी, आपने कहना है कि मोर देन 70%। देखिए, आपको स्टेबल एंजाइना होता ही तब है जब आपकी जो क्रोनरी आर्टरी है वो मोर देन 70% क्या हो जाए, नैरो हो जाए, और आपके हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड ना पहुंचे। ठीक है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपने इसमें और क्या बात याद रखनी है कि इसमें अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, यहां से आपका क्वेश्चन पिक होगा। देखें, अगर आपको एक्यूट चेस्ट पेन होती है, ठीक है, अगर आपको क्या होती है कि अचानक से चेस्ट पेन होती है, बट रिलीव्ड बाय, ठीक है, बट रिलीव्ड बाय रेस्ट, मतलब कि आप रेस्ट करते हैं और वो पेन आपकी ठीक हो जाती है। या फिर आप क्या करते हैं, आप नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक वेजोडाइलेटर है, हमने पढ़ा भी था। और वेजोडाइलेटर से ज्यादा ये क्या होता है, ये वीनोडाइलेटर होता है, वेन्स को डायलेट करता है। ठीक है, और हमारे प्रीलोड को कम करता है। हमने पढ़ा था ना, आपको याद होगा, हमने दूसरी क्लास के अंदर ही पढ़ा था कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये क्या करता है, ये हमारे प्री लोड को कम करता है। जब ये प्री लोड को कम करेगा तो हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है। ठीक है, ये देख लेना। उसके अलावा इसमें मेन बात यह है कि आपको चेस्ट पेन होगी और वो चेस्ट पेन रिलीव हो जाएगी बाय टेकिंग रेस्ट। जब आप रेस्ट करेंगे या आप नाइट्रोग्लिसरीन लेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पेन होती है ये रेस्ट करने पे ठीक हो जाती है। ये क्या हो जाती है, रेस्ट करने पे ठीक हो जाती है। और इसके अंदर कितनी ब्लॉकेज होती है, मोर देन 70%। जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होगी दैट विल बी ओक्लूटेड मोर देन 70%। ठीक है, ये इसके अंदर आपने देखना है। उसके अलावा अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या इसके अंदर आपके कार्डियक मार्कर्स रेज होंगे। शाबाश, जो आपके कार्डियक मार्कर्स है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तो आज हमने स्टार्ट ही किया ना। देखिए, आपको ना एक टिप बताता हूँ। देखिए, जो कार्डियक मार्कर्स होते हैं ना, ये आपके रेज ही तब करते हैं जब आपके सेल की डेथ होगी। क्योंकि जब आपके हार्ट का सेल डेड डेड होगा तो उसके अंदर ये कार्डियक मार्कर्स होते हैं, वो आपके ब्लड के अंदर आ जाएंगे। तो आपने कहना है कि कार्डियक मार्कर्स रेज ही तब होते हैं जब क्या होती है,
जब नेक्रोसिस होती है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्टेबल एंजाइना के अंदर तो कोई नेक्रोसिस नहीं होती, तो क्या इसके अंदर आपके कार्डिक मार्कर्स नॉर्मल होंगे या ज्यादा होंगे? तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो कार्डिक मार्कर्स होंगे वो क्या होंगे? नॉर्मल। क्यों नॉर्मल होंगे? क्योंकि इसके अंदर कोई नेक्रोसिस नहीं होती। अच्छा, जितना भी एंजाइना होते हैं ना, जितनी भी एंजाइना की टाइप्स हैं, किसी भी एंजाइना की टाइप्स के अंदर आपको कार्डिक मार्कर रेज नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सब एंजाइना के अंदर जो सेल होता है उसकी उसका इस्कीमिया होता है, लेकिन उसकी नेक्रोसिस नहीं होती। तो क्योंकि नेक्रोसिस नहीं होती तो कार्डिक मार्कर्स भी वैसे के वैसे रहेंगे। तो इसके अंदर भी क्या होगा? आपके जो कार्डिक मार्कर्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, वो रेज नहीं करेंगे। ठीक है। और इसमें आपने कहना है कि इसके अंदर हमें एसटी डिप्रेशन मिल सकती है। ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है? इट कैन लीड टू एसटी डिप्रेशन। एसटी मतलब आपका एसटी सेगमेंट नॉर्मल भी हो सकता है, या एसटी आपको डिप्रेशन भी मिल सकती है। लेकिन इसका जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड ये है कि इसमें आपको चेस्ट पेन होती है, और वो जो चेस्ट पेन होती है, दैट चेस्ट पेन इज रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन या फिर रेस्ट। ठीक है। आप आधा घंटा या 20 मिनट रेस्ट करेंगे तो आपकी चेस्ट पेन ठीक हो जाएगी। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्टेबल एंजाइना एंड टुडे क्लास। कल की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एंजाइना को दोबारा से। एंजाइना पढ़ेंगे, अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, स्टेबल एंजाइना क्या होता है, प्रिंजमेटल एंजाइना क्या होता है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एमआई, मायोकार्डियल इंफाक्शन क्या होता है, जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं, वो भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखें। और हाँ, दूसरी बात मैं आपको फिर अगेन याद करवा देता हूँ कि अगर आपको क्लासेस का फायदा हो रहा है, आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें अप्रिशिएट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बनाएंगे। उसके अलावा जो आपके जितने भी दोस्त हैं, अपने दोस्तों को लाजमी रिकमेंड करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस नहीं है। ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।